हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट जो पार्ट था यूनिट ऑफ कन्वर्जन, आई होप आपको वो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल है ये तो सब बच्चों को पता होता है ना। इतने टैलेंटेड तो आप सब हो कि आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल पता है कि एक सेल के पास 3 मेन एलिमेंट्स या 3 मेन पार्ट्स तो होता ही होता है। सबसे पहला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। ये क्या होती है? एक आउटर कवरिंग होती है सेल की जो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है ना। उसके बाद साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म क्या है? एक जेली लाइक, जेली अपन सब जानते हैं ना, जेली लाइक। ना ही वो पूरे तरीके से फ्लो होता है, ना ही वो सॉलिड की तरह रहता है। वो एक जेली जो होता है सेमी फ्लूइड नेचर का होता है। तो वैसा ही साइटोप्लाज्म होता है सेमी फ्लूइड नेचर का, ठीक है। उसके बाद एक कंट्रोल सेंटर होता है सेल का। जैसे हमारे बॉडी में ब्रेन हमारा कंट्रोल सेंटर है, वैसे ही सेल का भी एक कंट्रोल सेंटर है जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे न्यूक्लियस के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है। तो हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, देन हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने स्कूल में ऑलरेडी देख लिया होगा कि सेल ऑर्गेनेलीज नाम की चीज़ें अभी आपको सुनने को मिल रही हैं। तो वो साइटोप्लाज्म जब अपन पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में समझेंगे, फिर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। एक चीज़ मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ कि हम लोग कोई भी पर्टिकुलर चीज़ पढ़ रहे हो, चाहे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, साइटोप्लाज्म हो, न्यूक्लियस हो या कोई भी सेल ऑर्गेनेली हो, हमें 3 से 4 चीज़ें पढ़नी है उनके बारे में। सबसे पहली चीज़ तो वो होता क्या है, कहाँ प्रेजेंट है, यानी उसके एक फीचर्स हमको पढ़ने हैं सबसे पहले तो। सेकेंड चीज़, उसकी स्ट्रक्चर को हमको देखना है कि वो मतलब उसमें किन चीज़ों से वो मिल कर के बना है, वो दिखता कैसा है, उसका साइज़ क्या है, ये सब के स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगा। और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो उसके फंक्शंस होते हैं। हमें हर एक टॉपिक जो हम लोग आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं, हर किसी का फंक्शन और फीचर पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन और फीचर के साथ साथ उसका जो स्ट्रक्चर है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और भी नाम हैं जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा। ये जो वर्ड्स हैं, कहीं भी ये वर्ड्स आए एक ही मतलब होता है, ठीक है। प्लाज्मा क्यों बोला जाता है वो आपको आगे समझ आ जाएगा, ठीक है। और लेमा का मतलब भी कवरिंग होता है, इसलिए एक से ज़्यादा नाम होते हैं, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा लेमा, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। अब लिखा है इट इज़ selectively permeable membrane which regulates the entry and exit of substance in and out of the cell। अरे यार, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट सेंटेंस हो गया, तो चलो इसको अपन थोड़ा सा इजी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप के मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? सिंपली जहाँ पर भी वर्ड मेम्ब्रेन आया इसका मतलब है उसको हम लोग बोल देंगे एक कवरिंग है, ठीक है। तो सबसे पहला एक टाइप का मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है अगर वो मेम्ब्रेन या कवरिंग किसी भी पर्टिकुलर चीज़ या किसी भी पर्टिकुलर सेल के आसपास तो नहीं होती है जनरली, ये किसी भी चीज़ को कवर करके रखी हुई है और किसी भी सब्सटेंस को, चाहे वाटर हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, वो पास होने ही नहीं दे रही है, तब इस टाइप के मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। लेकिन जो परमिएबल मेम्ब्रेन होता है उसकी खासियत ये होती है कि वो वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को, हर किसी को पास थ्रू होने देती है, ठीक है। तो ऐसा मेम्ब्रेन जो हर चीज़ को, एवरी सब्सटेंस को, किसी भी सब्सटेंस को अपने मेम्ब्रेन के थ्रू पास होने दे उसको बोलते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे कि सेल वॉल वाटर और मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हर किसी को पास होने आराम से दे देता है, इसलिए सेल वॉल परमिएबल मेम्ब्रेन होता है।
उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का मेम्ब्रेन आता है वो होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर को अलाउ करता है कि वो उससे पास हो सके, ठीक है। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आता है वो है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेलेक्टिवली का मतलब क्या है कि वो सेलेक्ट करता है भाई कि किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की नहीं। सेल को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी को वो अंदर आने देगा, और ऐसी कोई चीज़ जो सेल के अंदर है और उससे सेल को नुकसान हो रहा है तो वो उसको बाहर कर देगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, सेलेक्ट करता है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो सेलेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ के एंट्री और एग्जिट को किसी भी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के। फॉर एग्जांपल सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, पर सेल के सराउंडिंग में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर भी है, तो वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर आने नहीं देगा, वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर आने देगा, ठीक है। और जब सेल के अंदर वेस्ट भर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में या किसी भी चीज़ के फॉर्म में, आप लोग आगे भी पढ़ोगे कि क्या क्या वेस्ट बनते हैं सेल के अंदर, तो वो वेस्ट रिमूव करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ उस वेस्ट को ही बाहर निकलने देता है, बाकी सारी चीज़ों की एग्जिट को रोक देता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो वही अब वापस से हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले टॉपिक पर आ जाते हैं, ठीक है। तो यही है कि ये एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कि रेगुलेट करता है किसी भी सब्सटेंस को की एंट्री और एग्जिट को सेल के अंदर या बाहर आने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको पेपर में, क्योंकि देखो अब आप क्लास 9 में आ गए हो ना, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछते व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, व्हाट इज़ साइटोप्लाज्म, नो, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। आपको सबसे अब आपको ऐसा है ना कि आपको आपके थिंकिंग बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ऐसा पूछेगा कि क्यों बोलते हैं भाई सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो हम लोग ये बोलेंगे कि वो रेगुलेट करता है एंट्री एग्जिट किसी भी सब्सटेंस की इन एंड आउट ऑफ द सेल, इसीलिए उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, आपको रटना नहीं है चीज़ों को, ओके। उसके बाद एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम है ना अपने बुक में, ये देखो, ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है, लेकिन थोड़ा 3D में दिया है तो इतना मज़ा नहीं आ रहा। अपन क्या करते हैं, एक खुद ड्रॉ करते हैं। देखो सपोज़ ये प्लांट सेल के आसपास जो भी दिया है, ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है, ठीक है। अब प्लांट सेल, ये जो प्लांट का अंदर जो सेल होता है ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है सेल मेम्ब्रेन। ये अंदर उसका न्यूक्लियस होगा, वैक्यूल होगा, वो सब बाद में देखेंगे। यहाँ पर भी ये न्यूक्लियस है, ये एनिमल सेल है, ठीक है, फ्रेम में है ना, हाँ। अब ये है सेल मेम्ब्रेन, लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक एडिशनल लेयर पाई जाती है जिसको बोला जाता है सेल वॉल, ठीक है। इसका मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग तो है, लेकिन प्लांट सेल के केस में आउटर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि इन एनिमल्स इट फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग वाइल इन प्लांट्स इट लाइज बीनीथ द सेल वॉल। बीनीथ का मतलब होता है किसी के नीचे, इट लाइज, ओ सॉरी, इट लाइज बीनीथ, यस, हाँ, सेल वॉल के नीचे। बीनीथ का मतलब होता है किसी भी चीज़ के नीचे, तो जो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है वो सेल वॉल के नीचे पाया जाता है प्लांट के केस में, जैसे कि मैंने अभी आपको इस डायग्राम में समझाया है। और एनिमल सेल में तो वही आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ठीक है। अब उसके बाद ये इसके स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा अपन आ जाते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो बहुत पतला होता है, 7 to 10 नैनोमीटर्स। आप यूनिट ऑफ, अगर आपको नैनोमीटर्स, मीटर्स, इन सब चीज़ों के बारे में डाउट है तो आप पिछला वीडियो यानी कि पार्ट 3 का वीडियो देख सकते हो, जहाँ पे मैंने यूनिट ऑफ कन्वर्जन समझाया हुआ है, ठीक है। तो 7 से 10 नैनोमीटर थिक ये जो क्या बोलते प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो होता है ना, उसकी मोटाई, उसका जो
अब ऐसा मत समझना कि यहाँ पे थिन लिखा है, यहाँ पे थिक लिखा है। ये क्या है? थिन यानी वो इतना पतला है कि 7 to 10 नैनोमीटर्स का है। थिक तो हम लोग मेजरमेंट के लिए इतना उसकी मोटाई है ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। इट इज़ द सेल्स आउटर बाउंड्री, इट सेपरेट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो ये जो साइटोप्लाज्म है और ये बाहर का इन्वायरमेंट है, इन दोनों को सेपरेट करता है कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सपोज़ एक झिल्ली में पानी है, बलून में पानी है, तो अगर वो बलून नहीं होता तो अंदर बलून आप हटा दोगे तो वो पानी पूरा सराउंडिंग से मिल जाएगा। उस बलून के अंदर के पानी को बाहर के सराउंडिंग से कौन सेपरेट कर रहा है? वो बलून का जो मेम्ब्रेन है वो सेपरेट कर रहा है। तो बलून का मेम्ब्रेन क्या है? उसकी एक कवरिंग है। वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की कवरिंग है जो सेल के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करती है। अगर ये मेम्ब्रेन नहीं होगा, जैसे बलून नहीं होगा, तो क्या उस पानी का कोई शेप होगा? नहीं, वो पूरा फैल जाएगा। वैसे ही ये सेल भी पूरा फैल जाएगा। इसीलिए इसके स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है, और बाहर के एनवायरनमेंट से अंदर के एनवायरनमेंट को अलग अलग रखने के लिए भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है। सपोज़ आप घर में रह रहे हो, आपका घर एक सेल है आपके लिए, ठीक है, और बाहर का एनवायरनमेंट अलग है। उसको सेपरेट कौन करता है? जो आपके घर का जो वॉल होता है वो सेपरेट करता है। अगर आपके घर के वॉल्स को हटा दिए जाए, दीवारों को हटा दें, आप जिस रूम में बैठे हो उसके चारों वॉल्स को हटा दें, सीलिंग्स हटा दें, हर चीज़ हटा दें, तो आपका जो आइडेंटिटी है वो बचेगा ही नहीं। आप जिस रूम में थे वो रूम कहलाएगा ही नहीं। अब तो वो बाहर के एनवायरनमेंट से मिक्सअप हो गया है ना। तो वो दोनों चीज़ों को, अंदर के कंटेंट को और बाहर के एनवायरनमेंट को, दोनों चीज़ों को सेपरेट रखने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है उसको समझने के लिए दो साइंटिस्ट आए, सिंगर एंड निकोलसन या निकोलसन, ठीक है। सिंगर और निकोलसन नाम के दो साइंटिस्ट आए। उन्होंने एक मॉडल दिया। आप देखो ना कि जो साइंस एग्जीबिशन वगैरह में मॉडल्स वगैरह रहते हैं, अलग अलग मॉडल्स की हेल्प से समझाया जाता है चीज़ों को, वैसे ही इन दोनों साइंटिस्ट ने भी एक मॉडल दिया जिसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, ठीक है। तो अपन यही देखेंगे, पेपर में ये भी आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड नाइकोलसन, यानी सिंगर एंड नाइकोलसन ने ये मॉडल दिया था। उन लोगों ने ये बोला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो एक डायनेमिक स्ट्रक्चर है। डायनेमिक स्ट्रक्चर है कंप्राइजिंग प्रोटीन्स एंड लिपिड्स अरेंज्ड इन अ बाइलेयर विथ प्रोटीन इंटरस्प्रेड बिटवीन द लिपिड्स बाइलेयर। कुछ समझ नहीं आया तो चलो उसका जो डायग्राम है उसको देख के पहले मैं आपको स्ट्रक्चर पूरा समझा देती हूँ, उसके बाद हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको आराम से समझ आ जाएगा। तो ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। अब देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो चीज़ों से मिलकर के बनता है, प्रोटीन और लिपिड। आपने पिछली क्लासेस में, छोटी क्लासेस में ये सब पढ़ा है ना कि आप जो खाना खाते हो उनमें कुछ न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, है ना। तो जो फैट होता है उसके छोटे छोटे टुकड़ों को बोलते हैं लिपिड्स, और प्रोटीन तो आपको पता ही है, ठीक है। तो आपको समझ आया ना क्यों हमको बोला जाता है कि हमको पूरे मिनरल्स खाने चाहिए? वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोटीन से बनी होती हैं, कुछ लिपिड्स यानी कि फ़ैट से बनी होती हैं। आगे चल के आप जब जितना ज़्यादा पढ़ोगे, स्टडी करोगे, आपको पता चलेगा कुछ हिस्सा कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो ग्लूकोज या शुगर आप लेते हो उससे बना होता है। तो इसीलिए सारे न्यूट्रिएंट्स लेना इम्पॉर्टेंट है। चलो ये तो जनरल नॉलेज की बात हो गई, अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर के बनता है, प्रोटीन और लिपिड, ठीक है। अब देखो ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर आप देख रहे हो और उसके नीचे टेल जैसा स्ट्रक्चर है, वो ऊपर भी है और नीचे भी है। क्योंकि दो है इसलिए बोला जाता है लिपिड बाइलेयर, ठीक है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन उसके अंदर धंसा हुआ दिख रहा है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर प्रोटीन है। ये भी कुछ अलग टाइप के प्रोटीन है। प्रोटीन एक ही टाइप के नहीं, बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो ये भी प्रोटीन है। अभी मैंने आपको समझाया था ना कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो एंट्री और एग्जिट कंट्रोल करता है, तो ये गेट की तरह हेल्प करता है ये,
ठीक है। ये गेट कीपर है, चौकीदार है, यही एंट्री और एग्ज़िट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और जो लिपिड है, ये जो लिपिड की बाई लेयर है, ये क्या है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है और बहुत सारे और इम्पॉर्टेंट इसके फंक्शन है। आपको उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको ये चीज़ समझनी, ये जो स्ट्रक्चर है इसको अगर मैं यहाँ पे डिटेल में दिखाऊँ तो जो लिपिड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक हेड होता है, एक टेल होता है, ठीक है। जो हेड होता है वो वाटर अट्रैक्टिंग होता है और जो टेल होता है वाटर रिपेलिंग होता है, ठीक है। इसलिए हेड जो है वो बाहर की तरफ है और जो टेल है वो अंदर की तरफ है, क्योंकि इसको वाटर नहीं पसंद होता है और हमारे बॉडी में वाटर का कंटेंट है तो ये वाटर के कांटेक्ट में ना आ जाए, इसीलिए ये अंदर की तरफ होता है, यहाँ पे पानी ना आ पाए। और सेल के अंदर और सेल के बाहर हर जगह वाटर फ्लूइड रहता है, क्योंकि ये लेयर के नीचे तो यहाँ साइटोप्लाज्म आ जाएगा, ये तो सेल का लेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और बाहर तो इन्वायरमेंट हो जाएगा, हर जगह पानी है। इस वजह से ये वाटर का ये जो लिपिड का हेड है, ऐसा नहीं कि ऊपर 2 हेड है और नीचे 1 हेड है। अगर 3D स्ट्रक्चर में देखोगे, इसे ऊपर से देखोगे तो आपको ये जो लेयर है वो ऐसे पूरी लेयर दिखेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 बनाया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहाँ ऊपर 2 है और नीचे 1 है। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक डायनेमिक स्ट्रक्चर है। डायनेमिक का मतलब होता है कि वो स्टैटिक नहीं है, रुका हुआ नहीं है। ऐसा नहीं कि एक बार बन गया तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, उसमें कंटिन्यूसली चेंजेस आते रहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इधर उधर मूव करता है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं लिपिड्स और प्रोटीन के वो भी मूव करते रहते हैं, इसीलिए वर्ड आया है डायनेमिक। डायनेमिक मतलब होता है ऐसी चीज़ जो नॉट स्टैटिक, जो स्टैटिक नहीं है, एक जगह रुकी हुई नहीं है, उसमें चेंजेस मूवमेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक डायनेमिक स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन और लिपिड से बना हुआ है, और लिपिड बाई लेयर में अरेंज्ड है और प्रोटीन इंटरस्प्रेड है उसके, सॉरी ये वर्ड मुझसे टंग ट्विस्ट हो जाता है, इंटरस्पर्स्ड है, लिपिड्स के लेयर के बीच में से धंसा हुआ है, ठीक है। ये जो इंटरस्पर्स्ड वर्ड है ना, इसका मतलब धंसा हुआ, ठीक है। और द मेम्ब्रेन हैज़ अ लिपिड बाई लेयर, 2 लेयर रहेगा स्पेशल फैट मॉलिक्यूल का, जिसमें एक वाटर अट्रैक्टिंग हेड होगा आउटवर्ड बाहर की तरफ, और एक वाटर रिपेलिंग टेल होगा अंदर की तरफ, और प्रोटीन उसमें धंसा हुआ होगा, सेम चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्यों फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल बोला गया, वाई फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, क्यों कुछ और नाम नहीं दिया गया, तो वो रीज़न हम लोग देखेंगे। अभी मैंने बताया है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक डायनेमिक स्ट्रक्चर है, यानी कि वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है, मूवमेंट करते रहता है, क्योंकि वो मूव कर रहा है। साइड में ऐसे ऐसे भी खा सकते हैं, ये जो लिपिड के लेयर्स हैं, प्रोटीन के लेयर्स हैं, वो ऐसे 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 भी मूव करते रहते हैं, रोल भी होते रहते हैं, है ना, और स्लाइड भी होते रहते हैं, मतलब इनमें मूवमेंट देखने को मिलता है। और हर वो चीज़ जिसमें मूवमेंट होती है, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, उसमें बोलते हैं कि फ्लूइडिटी है, इसीलिए ये वर्ड आया फ्लूइड, यानी जो मूव कर सके। फ्लूइड का मतलब होता है टू मूव, ठीक है। और प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन एक्ट लाइक गेट कीपर इन हेल्पिंग सब्सटेंस पास थ्रू। मैंने आपको अभी बताया कि ये जो प्रोटीन है वो हेल्प करता है कि गेट कीपर की तरह, जैसे स्कूल का जो वॉचमैन होता है वो क्या करता है, स्कूल के अंदर टीचर्स को और स्कूल के वर्कर्स को और स्टूडेंट्स को ही आने देता है, तो वैसे ही ये गेट कीपर की तरह काम करता है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही अंदर आने देता है, जिनकी ज़रूरत नहीं उनको अंदर आने नहीं देता, और बाहर भी उन्हीं चीज़ों को जाने देता है जिसकी सेल को ज़रूरत नहीं है। सेल के अंदर अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है और सेल को उसकी ज़रूरत है तो वो उसको बाहर जाने नहीं देगा, अंदर ही रोक के रखे रहेगा, ठीक है। तो वो गेट कीपर की तरह काम करता है। और ये सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे में एकदम ज़्यादा डिटेल्ड अरेंजमेंट है इनकी, एक पैटर्न में ये अरेंज होते हैं, ऐसा नहीं कहीं भी कुछ भी है, ठीक है। सॉरी ये उड़ गया पेंसिल। तो एक पैटर्न में अरेंज होते हैं, और जब भी कोई चीज़ एक पैटर्न में अरेंज होती है तो उसको मोज़ाइक बोला जाता है, इसीलिए इसका नाम मोज़ाइक है। तो इसीलिए दोनों चीज़ों को कंबाइन करके बोल दिया गया फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। तो आपको अब समझ आ गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल क्यों बोला जाता है। अब उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन देखेंगे। सबसे पहले तो यही है कि वो रेगुलेट करता है सब्सटेंस के पैसेज को, एंट्री एग्जिट को रेगुलेट करता है, जिनकी
ज़रूरत है उनको अलाउ करता है, जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको रेस्ट्रिक्ट कर देता है, जिसकी वजह से एक इंटरनल बैलेंस सेल के अंदर मेंटेन रहता है। आपके घर में जो अनवांटेड लोग हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है, जो बाहर के लोग हैं, या मान लो आपके घर में सपोज़ 10 से 15 लोग रह सकते हैं, ऑक्यूपाई हो सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती 50 लोग घुस जाएंगे तो घर का बैलेंस ख़राब हो जाएगा ना। तो वही चीज़ है कि इंटरनल बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। प्रोटीन एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स। अब एक सेल, दो सेल, बहुत सारे सेल हमारे, जैसे मैंने कहा ना हमारा बॉडी बहुत सारे सेल से मिल कर के बनता है, तो जैसे एक के बाद एक सेल जैसे अरेंज है, ठीक है। अब क्योंकि हमारी बॉडी का सेल है, इंसानों की बॉडी का सेल है, तो इसमें सेल वॉल तो होगा नहीं ऑब्वियसली। तो एक सेल को दूसरे सेल से कम्युनिकेट करना है। मान लो इस सेल के पास कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, और थोड़ा ज़्यादा वन है इसके पास। अब बाजू वाले को ज़रूरत है तो वो उसको बोलेगा ना कि भाई थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट अपना मेरे को दे दे ताकि हम दोनों के पास बैलेंस हो जाए। तो बात कैसे करेंगे, दोनों बीच में ये दीवार है ना, तो ये दीवार से आने जाने में हेल्प कौन करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेगा। और बात करने में भी हेल्प, कम्युनिकेट करने में भी हेल्प कौन करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करेगा, ठीक है। इसलिए लिखा है कि प्रोटीन एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन फैसिलिटेट्स द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स, ठीक है। और द मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी टू द सेल और इंडिविजुअलिटी टू द सेल। इसका मतलब है, अभी मैंने आपको समझाया था बलून वाले एग्जांपल से, कि अगर ये मेम्ब्रेन नहीं होगा तो इसका शेप नहीं दिखेगा। हर अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। जैसे कि ये, जैसे मैं बना दूँ ऐसा, आप सेल देखोगे साइंस की कॉपियों में, ये नर्व सेल है, इसका एक अपना शेप है ना। वैसे ही ये मसल सेल है, इसका एक अपना शेप है। आपके जो बॉडी में मसल्स होते हैं ना, उनका ऐसा शेप होता है। तो हर अलग अलग टाइप के जो सेल्स होते हैं उनका अलग अलग शेप होता है। उस शेप को कौन मेंटेन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं रहेगा तो ये कोई शेप वेप नहीं रहेगा उसका, ठीक है। जैसे अलग अलग शेप के बलून्स को जब आप फुलाते हो तो अलग अलग शेप का बन के निकलता है ना, एग्जैक्टली वैसा ही। उसके बाद ये जो 4th पॉइंट है, इस पे आपको थोड़ा ध्यान देना है कि जितने भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का मतलब है जो एक ही सेल से बने हुए हैं। अब हम सब जो हैं वो बहुत सारे सेल से मिल कर के बने, ठीक है। तो हमारे बॉडी में तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हर काम करने के लिए अलग अलग सिस्टम हमारे बॉडी में, प्लांट की बॉडी में, एनिमल की बॉडी में बना हुआ है। पर बेचारा जो एक ही सेल से बना है उसके पास ना हाथ है, ना पैर है, ना पेट है, ना दिमाग है, कुछ नहीं है। तो वो क्या करेगा, तो वो क्या करता है, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वही उनको हेल्प करता है सारे काम करने के लिए, स्पेशली खाना खाने के लिए और वेस्ट रिमूव करने के लिए, ठीक है। जैसे अमीबा का एग्जांपल अपन ले लेते हैं, बेचारा किसी भी शेप का रहता है, सीधा साधा सा। तो देखियो ना आप लोग कि अमीबा को जैसे खाना, यहाँ पे खाना है और बेचारे को अब यहाँ पे खाना है, उसको सिग्नल मिलता है, थोड़े से पास में आता है तो क्या करता है वो बेचारा, मूव करते रहता है। और फिर एक पॉइंट के बाद ऐसे वो सूडोपोडिया बना के उस खाने को, अब वो बेचारे से चालाक हो जाता है और उस खाने को अपने अंदर कर लेता है। ये जो सूडोपोडिया बना था ना वो ओपन था, जो अब वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। ये खाना था, ये उसका न्यूक्लियस था। धीरे से अब क्या होगा, इसके बाद अब क्या होगा, वो जो खाना था वो अमीबा के अंदर आ गया, इसी तरीके से रिमूव भी हो गया। तो अमीबा अपना शेप चेंज कर पा रहा है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से कर पा रहा है। ऐसे ही जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से ले पाते हैं। बाहर के इन्वायरमेंट, अब ये फूड बाहर के इन्वायरमेंट में था तो बाहर के इन्वायरमेंट से कम्युनिकेट करने में भी उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही हेल्प करता है। वेस्ट रिमूवल में हेल्प करता है, खाना खाने में हेल्प करता है। अब बेचारे को सांस भी तो लेना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करने में भी हेल्प करेगा, ऑक्सीजन देने में हेल्प करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में हेल्प करेगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि जितने भी एवरी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज मटेरियल्स एंड रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट। इसने रिस्पॉन्ड किया ना, इसको भूख लगी थी, इसको खाना दिखा तो ये रिस्पॉन्ड किया ना अपना शेप चेंज करके। वही चीज़ है कि रिस्पॉन्ड to their environment through cell membrane, for example amoeba is the best example। तो ये अब
प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक कंप्लीट होता है, जहां हम लोग उसके फीचर्स, स्ट्रक्चर एंड फिर उसके फंक्शन को हम लोगों ने देखा। बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अच्छे से पढ़ो। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछना। थैंक यू।